नोटिस कर रहे होंगे कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट होती जा रही है डे बाय डे, और इसका रियलाइजेशन हर व्यक्ति को है। जो अभी आपने बैंगलोर का एग्जाम्पल दिया था यादव साहब ने, बैंगलोर में क्या हुआ कि आपके जो बोरवेल थे वो ड्राई हो गए, ग्राउंड वाटर नीचे चला गया। पंजाब हरियाणा में ये डेली बेसिस की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो गेंजेटिक प्लेस था या द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री था, जहां वाटर की शॉर्टेज रियलाइज नहीं होती थी, वहां पे वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको एक और मजेदार डाटा देता हूं। हम हर बार ना हिंदुस्तान को चाइना से कंपेयर करते हैं, हर बड़ी अच्छी आदत है या गंदी आदत है, लेकिन आदत है कि यार पड़ोसी है, चाइना से कंपेयर करिए। चाइना का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 550 मिलियन टन है, और उनका जो इरिगेशन वाटर यूसेज है वो करीब 340 बिलियन क्यूब ऑफ द बीसीएम वाटर जो है वो चाइना यूज करता है इरिगेशन में, 550 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। इंडिया का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 330 मिलियन टन है, 60% कम चाइना से ओवरऑल, और हम 550 बीसीएम वाटर यूज करते हैं 330 मिलियन टन प्रोड्यूस करने के लिए, जस्ट उल्टा। तो अगर हमारा पड़ोसी कंट्री जिसके साथ हम हर चीज में कंपेयर करते हैं वो कम पानी खपत करके ज्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है, तो हम भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, रियलाइजेशन की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब दिक्कत क्या है कि हर आदमी ये बोलता है, हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स और क्रिकेट के बाद अगर सबसे ज्यादा डिस्कशन किसी चीज पे होता है तो पानी पे होता है। हर ड्राइंग रूम में, हर 5 स्टार होटल की लॉबी में, हर ऑफिस में पानी की समस्या है, लेकिन करना क्या है ये भी शायद पता है, लेकिन करना क्यों है और कैसे है ये समस्या है। तो अब टाइम ये आ गया है कि वॉक द टॉक, लेट्स स्टार्ट डूइंग व्हाट वी आर प्रीचिंग। आप लोग सोचेंगे कि ये आदमी खड़ा है, हर आदमी माइक्रो इरिगेशन की बात करता है, बहुत लोग अच्छी अच्छी लेख लिखते हैं, टीवी में डिबेट्स होती हैं, ऐसे वर्कशॉप और सेमिनार्स होते हैं, और आज तक मेरे को किसी ने ये नहीं बताया कि माइक्रो इरिगेशन खराब चीज है। मतलब हर चीज का कहीं ना कहीं अपोजिशन होता है, इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अपोजिशन पूरी दुनिया में कभी नहीं है, उसके बाद भी एडॉप्शन नहीं है। हिंदुस्तान में 143 मिलियन हेक्टेयर्स पे खेती होती है, 143 मिलियन हेक्टेयर्स पे, उसमें से करीब 72 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है इरिगेटेड है। लेकिन अगर मैं उसको फर्दर ब्रेक डाउन करूं, खाली माइक्रो इरिगेटेड एरिया पे आ जाऊं, तो करीब 15 मिलियन हेक्टेयर है, उसमें से भी आधा स्प्रिंकलर है और आधा ड्रिप, तो करीब 7.5 से 8 मिलियन हेक्टेयर ड्रिप इरिगेटेड एरिया है, आउट ऑफ 72 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ टोटल इरिगेटेड एरिया। मैं रेनफेड एरिया की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इरिगेशन के लिए पानी तो चाहिए हर हालत में, अब वो ग्राउंड वाटर हो, सरफेस वाटर हो, लेकिन पानी चाहिए, बिना उसके माइक्रो इरिगेशन भी नहीं हो सकता। मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे टेक्निकल टीम यहाँ पे मौजूद है, प्रोफेसर मान सिंह है, प्रोफेसर रुपिंदर है, वो लोग आपको ज़्यादा टेक्निक्स बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूँ। हीरा लाल जी ने बोला क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, फैक्ट ऑफ लाइफ इज दैट्स अ रियलिटी, और अब हम इसके में से गुजर रहे हैं। पहले हम बात करते थे, अब हम महसूस करने लगे हैं। इस क्लाइमेट चेंज का नतीजा क्या हुआ है? इस क्लाइमेट चेंज का नतीजा ये हुआ है कि आपका रेनफॉल उतना ही है। अगर किसी जगह पे 1200 मिलीमीटर रेनफॉल होता था तो 1200 का 1200 ही है या 1300 है, लेकिन रेनफॉल डेज कम हो गए, आपके रेनी डेज कम हो गए हैं, ड्राई डेज बढ़ गए हैं। Excessive rainfall in the shorter duration of period is also leading to the problem, and more sunny days is also leading to the problem of more irrigation requirement. So ये 2-3 इश्यूज हैं। उत्तर प्रदेश में माइक्रो इरिगेशन की जब हम बात करते हैं, अब आप किसान को जाके बोलेंगे कि पानी नहीं हो, क्या पानी की तो कमी नहीं है मेरे पास,
घाघरा नदी में और शारदा में तो बहुत पानी की क्या जरूरत है यार, रोज पानी आता है, 50 फीट खोदता हूँ पानी निकल आता है, खास करके नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड को एक तरफ लगा देते हैं, सदर्न उत्तर प्रदेश। तो वो एडॉप्शन इसलिए, अगर हम उसकी मार्केटिंग ही गलत कर रहे हैं, फार्मर इसलिए नहीं अडॉप्ट करेगा कि उसको पानी बचाना है, क्योंकि पानी की तो पैसे दे रहा है और पानी एक्सट्रैक्ट करने के भी पैसे नहीं दे रहा है। ऊपर से सरकार की स्कीम है सोलर पंप और ले लो तो और पानी निकालो, उसमें पैसे भी कम लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों लगाएगा पानी? 2-3 चीजें बहुत जरूरी है हम लोग को समझना, और जब तक हम नहीं समझेंगे हम किसान को नहीं समझा पाए। वो समझना इसलिए जरूरी है कि भाई साहब आप इसलिए मत करिए कि आप पानी बचाते हैं, मत बचाइए, आपकी मर्जी। आप इसलिए कीजिए कि अगर आप माइक्रो इरिगेशन के थ्रू इरिगेशन करते हैं तो आप आधा पानी इस्तेमाल करते हैं। जब आधा पानी पंप करते हैं तो उतनी कम बिजली खर्च करते हैं। दूसरी चीज, जब आप माइक्रो इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके साथ साथ फर्टिगेशन तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब फर्टिलाइजर का जो एप्लीकेशन है वो माइक्रो इरिगेशन पाइप्स के थ्रू ही जा सकता है। जब आप फर्टिलाइजर माइक्रो इरिगेशन ट्यूब के साथ डालते हैं, फर्टिगेशन यूज करते हैं, तो आपका जो फर्टिलाइजर की खपत है वो आधी होती है। दूसरी चीज, और आपकी जो न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी है या फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो डबल हो जाती है। जब आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, मैं एग्जांपल देता हूँ यूरिया का, फॉर एग्जांपल जस्ट वन फर्टिलाइजर यूरिया विच इज हाईली वाटर सॉल्युबल इन नेचर, हाईली वाटर सॉल्युबल, मे बी द मोस्ट वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल। जब यूरिया ब्रॉडकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से डालते हैं, छिड़काव करते हैं, तो आधा यूरिया उस जल बहाव के साथ जब आप फ्लड इरिगेशन करते हैं तो लीच डाउन करके जमीन के अंदर चला जाता है, और जब जमीन के अंदर जाता है तो सॉइल की क्वालिटी को खराब करता है, ग्राउंड वाटर टेबल को पॉल्यूट करता है। बाकी का आधा यूरिया इवेपोरेशन के थ्रू हवा में हो जाता है। प्लांट को जो अवेलेबल होता है वो शायद 35% या 37% जो आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वही अवेलेबल होता है। 60-65% फर्टिलाइजर ईदर लीचेस डाउन और इवेपोरेट्स आउट। और जब इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करता है। हम कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इज 273 टाइम्स मोर पॉइजनस देन द कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद हम यूरिया को सब्सिडाइज कर रहे हैं। 1,88,000 करोड़ की सब्सिडी है भारत सरकार की फर्टिलाइजर के ऊपर, जो इस साल देगी मार्च 24 तक 1,88,000 करोड़। इमेजिन करिए हम किस चीज के लिए सब्सिडी कर रहे हैं? इस चीज के लिए कि जिसका इस्तेमाल आधा हो रहा है, पहली चीज, और उसके बाद वो एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो फर्टिलाइजर यूज कम कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर यील्ड। तीसरा कंसेप्ट है, यू आर नॉट इरिगेटिंग द फील्ड, यू आर इरिगेटिंग द क्रॉप। जब माइक्रो इरिगेशन आप डालते हैं तो वो सिर्फ पौधे की जड़ में पानी देता है, बाकी फील्ड ड्राई रहता है। जब बाकी का फील्ड ड्राई रहता है तो जो खरपतवार उगते हैं ना, घासें उगती हैं, वो नहीं उगती, तो आपके खरपतवार की पॉपुलेशन कम रहती है, वीड पॉपुलेशन इज लेसर। तो जो वीड्स के साथ या खरपतवारों के साथ क्रॉप का कंपटीशन होता है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब हेल्दी क्रॉप होती है। और जो खरपतवार हटाने में लेबर लगती है या हर्बिसाइड्स यूज होते हैं उनका इस्तेमाल कम होता है। तो लेबर सेविंग की कॉस्ट, हर्बिसाइड्स की कॉस्ट, फर्टिलाइजर की कॉस्ट, बेटर यील्ड, बेटर फूड प्रोडक्शन, बेटर फूड क्वालिटी। आप मत बचाइए, पानी छोड़ दीजिए, पानी तो छोड़ दीजिए। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ये जो इनकम है वो करीब 30 से 35% इज लेसर कॉस्ट इन डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ यील्ड, व्हिच विल हेल्प इन इंप्रूविंग द फार्म इनकम्स। तो हमें अपना फार्मर को जो कन्विंस करने का तरीका है वो डेफिनेटली थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करें, कैसे करें। इसके लिए मेरे अगले वाले सेशंस में आपको जानकारी दी जाएगी और जितने भी आपके सवाल हैं उनके ऊपर
आप अपने मन में मत रखें, अपने जो टेक्निकल ट्रेनर्स हैं उनके साथ पूछें। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ आश्वस्त करना चाहता हूँ और कि इरिगेशन इंडस्ट्री, माइक्रो इरिगेशन इंडस्ट्री आपके साथ खड़ी है, आपकी हेल्प करने को तैयार है और जहाँ भी आपको सहायता की ज़रूरत है वहाँ हम मौजूद रहेंगे। और ये मैं वादा खाली रेमोनिस की तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से कर रहा हूँ। लेकिन हमें ये शुरुआत करनी है और उसका बेनिफिट किसानों को देना है। अनटिल अनलेस किसान उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा, उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी तो अडॉप्ट नहीं करेगा। इन शब्दों के साथ आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली हम आने वाले सेशन में फिर से इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कौशल जी। मैं इनवाइट करूंगा प्रोफेसर रविंदर ओबराय को। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन वाटर पर बात करेंगे। नमस्कार एंड शुरुआत में ही मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर योगेश बंधु जी का, मिस्टर राजीव यादव जी का, कौशल जायसवाल जी का, प्रोफेसर मान सिंह जी का, एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर हीरा लाल जी बिकॉज behind every big transformation or movement of social change, especially at the grassroots level, हीरा लाल जी का जितना मेरा पर्सनल कुछ महीनों से संपर्क हुआ है थ्रू सोशल मीडिया एंड आई हैव बीन वाचिंग हिम वेरी केयरफुली, एक अलग सोच से वो काम करते हैं। आई थिंक ही इज सो कनेक्टेड टू द ग्रास रूट, जो लोकल कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करना, उनकी नब्ज को पहचानना और जो गैल्वनाइज करना लोकल कम्युनिटी को टू ब्रिंग अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन so smoothly. I think that is his push. And जैसे उनका नाम रखा गया है और उनकी किताब है Dynamic GM, I think he lives up to that title and expectation of all the stakeholders. Personally, I have seen very few bureaucrats who actually, I think somebody used the term today, walk the talk. जिसे कहते हैं बातें, चर्चाएं, discourses, deliberations, especially in the policy domain, between bureaucrats, between stakeholders, between big NGOs, बहुत रहती हैं, but who takes those micro steps, those small steps to bring about the big change? So he is the first, as we say in English, the mover and the shaker in the sphere of water management, water governance, and also at the meta level, at the macro level, the climate change. So thank you for being the leader and also, being the face of this change, which is so essential. I think correct word right, quintessential, because water crisis is not what Rio ka aapne mentioned here, sir Jaiswal ji. Water crisis is staring at us now. It is an in-your-face problem, जिसे कहते हैं. Everybody, every sector, and बहुत data जो collect हो रहा है global level पे within India is clearly indicating that world is on the threshold, or the planet Earth is on the threshold of crisis. So the time for action is now. This is what I want to communicate, and I want to congratulate these kind of workshops, technical sessions, which are actually knowledge sharing exercises where we learn from each other. And this is a very informal, platform where I think too much of intellectualization should not happen, but rather all the stakeholders should be talking to each other how to, manage, tackle, and deal with existential crisis. This is a crisis of existence of the planet Earth and also of all species, all flora and fauna which exist on the planet Earth. With this background, I think we have a very sound technical team, and Professor Man Singh, who is an expert in agriculture. I'm not so much of expert in agriculture, but I run a center in Delhi University, which is known as Center for Innovation and Social Enterprise. And basically, we look into
innovative practices at various levels. And उसी के दौरान हमारा संपर्क हुआ डॉक्टर हीरा लाल जी से, and me along with my team, we went to 2 of his adopted model gaon, thoroughly or complete, and we have generated that report also to understand rural level pay or grassroots level pay on all the indicators, not just farmer well-being or water level, but we looked into various indicators of health, women empowerment, education, sanitation, toilets. On all these multiple indicators, हमने 2 गांव में स्टडी किया, वो रिपोर्ट हीरा लाल जी के पास भी है. I wish at some point we can share it in the conference also today. But the idea or the underscoring point is that the change begins when everybody takes small steps, but also there is a stakeholder engagement, collaboration. And I was talking to Heera Lal ji, and he said PPP model, public-private model, has become redundant, and the next model is where the community ownership, community engagement has to be so thick, so close, that the people in the power or people in the position of the administration and governance actually listen to them. उनकी आवाज और उनकी actually they have a lot of indigenous knowledge also. जो knowledge base है हमारे farmers का, उसको समझना, उनको address करना उनकी problems को, that is what is needed. And in technical terms, administration में उसको कहते हैं bottom up approach. Beginning with my technical presentation, can we have the next slide, please? Yeah. So basically, the first slide talks about what has been पहले अभी सुबह से इस बात पे काफी चर्चा हो रही है. तो हमारी कंट्री में only 18%, we have 18% of the world population, but only 4% of the water resources. I think Dr. Jaiswal mentioned that. But नीति आयोग ने अभी recent report में कहा है कि if we don't correct if we don't course correct, nearly 600 million people in India will face extreme water crisis. So, and problem of pollution of water is not just about how we are using water. It gets compounded because it is connected with the pollution of the river, lakes, and how we are using the groundwater resources. And उसको अगर आप climate change से global warming से link कर देते हैं, because we already breached 1.5 degree global warming, it becomes a magnified, quintessential, existential crisis for all of us. Next slide, please. This slide is basically talking about the water-stressed area in India. And the dark red shades are indicating. So there are very few areas in the map of India which can say that we are water sufficient or we are not facing any crisis. Particularly in the northwest region of India, the crisis is so severe. And if we move on, I'm quickly running through the slides because there are other sessions also which are, and the scarcity, the problem of the scarcity is so intense. अगर आप इस slide पे ध्यान देखिएगा, तो उस पे clearly indicate हो रहा है कि overall demand is expected to go double by 2030. And there are some cities, 21 cities in India which are going to face the crisis, and the cost to the GDP is nearly going to be 6%. So from all indicators, this is a huge crisis. My next slides particularly connects with what SDG goals, because SDG goals have to be Agenda 2030 here. And if we don't look into the water crisis, all other indicators or all other promises of SDG goals also will fall off the cliff. Because, for example, goal number 5 is about gender equality. So gender equality की बात कर रहे हैं, and girls and women, वो ये global data कहता है कि they spend nearly 200 million hours a day globally collecting water. So these are staggering numbers. अगर goal number 1 पे बात करें, poverty पे, 1.1 billion people worldwide lack access to water. Goal number 4 पे बात करें, quality education पे, 31% of the school worldwide lack access to safe water or sufficient sanitation.
So water actually cuts across all sectors, and 80% of the global wastewater is not adequately treated. And to correct the water solution is actually across sectoral significance. And the Global Commission on Economics of Water has declared that water has to be considered a global common good. My next slide basically talks about that problem is not just insufficient supply of water. The problem is also about the management of the water. जिस प्रकार से agriculture nearly uses 78% of the water. Huge subsidies in the electricity, lack of access to the tap water, urban India's inefficiency in the water. All these compound and make the problem of water management really serious concern. My next slide is basically about what is happening in the industry of water innovations. And if you look into this data, it clearly says in the irrigation industry, crop and soil sensors, remote monitoring, micro irrigation, regenerative-based irrigation, advanced water pumps, smart irrigation controllers, weather modeling, soil modifications, water enactment are the areas where major startups are coming. And moving on to the next slide, which clearly indicates that these trends in the top industry are addressing the problems of crop and soil sensors, micro irrigation technique, renewable-based irrigation systems, harnessing solar and wind energy, advanced water pumps, smart irrigation controllers, then remote monitoring, leak detection systems, and also soil modification techniques. And the global heat indicators says that India is one of the top places where this kind of frugal and innovative technologies and startups are coming into place. So this is a happy situation that India is at the spot where major innovations in the agriculture, micro irrigation area, where startups are coming into place. So I will end my talk by, on the slide, just concluding and reiterating what all the other panelists have said, that we need technology to come into play so that precision irrigation technologies, smart irrigation systems, management can be put into place. But the foremost thing is that the administration, local governance, and the top management have to hold hand each other to bring about this massive change to address the crisis, how to address or arrest the climate change. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर रुपिंदर। मैं इनवाइट करना चाहूँगा प्रोफेसर मान सिंह को, जो लीड करते हैं सेंटर वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दिल्ली में। प्रोफेसर मान सिंह। मंच पे शोभायमान डॉक्टर हीरा लाल जी, राजीव यादव जी, योगेश बंधु जी, जायसवाल जी और प्रोफेसर कौर, सभागार में बैठे हुए तमाम विशिष्ट उत्तर प्रदेश सरकार के इरिगेशन विभाग से जुड़े हुए अभियंतागण, अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी को मान सिंह का अभिनंदन। मैं अपनी बात स्लाइड के माध्यम से करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस समृद्ध जनसमूह से एक निवेदन करूंगा कि 20वीं सदी के इंजीनियर, वाटर इंजीनियर्स का जो भी एटीट्यूड होता हो, 21वीं सदी के इंजीनियर्स के एटीट्यूड में पानी के प्रति बदलाव लाने की जरूरत है। एक अधिकारी के रूप में नहीं,
एक प्रशासक के रूप में नहीं, किसानों के सर्व करने के एटीट्यूड से हमें अपने प्रोफेशन को जमीन पे उतारना होगा। पानी आज तक इस राष्ट्र में इकोनॉमिक गुड के रूप में परिभाषित नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो कमोडिटी फ्री हो उसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, अब्यूज कैसे कैसे होगा, कौन कौन लोग करेंगे, ये निर्धारित करना बहुत दुष्कर होगा। हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि वाटर अब पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, साइंस नहीं रह गया, यह एटीट्यूड से सुधरेगा। 30 वर्ष पहले जब मैं इजराइल में इरिगेशन साइंस और इंजीनियरिंग की एडवांस विद्या को अर्जित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त हुआ था, वहां हमने देखा कि जो चीफ इंजीनियर होता है वो फ्रंट से लीड करता है और वो ड्रिपर और इमिटर और वाल्व को अपने हाथों से ठीक कर दुनिया के बुलाए हुए ट्रेनिज को एक अच्छा संदेश देता है। मैं उन एटीट्यूड की बात करता हूं। अभी जायसवाल जी साहब ने कहा और अन्य पूर्व वक्ताओं ने ये कहा कि ग्राउंड वाटर 60% यूज हो रहा है। पहला ट्यूबवेल इस देश में अंग्रेजों ने 1922 या 30 के बीच लगाया था। विश्व में पहला ट्यूबवेल यूएस के एक स्टेट में 1822 में लगा। तो आप ये समझें कि 1930 से पहले जितना भी सदियों, हजारों, लाखों वर्षों तक जो भी बारिश होती थी, उस रिचार्ज और डिस्चार्ज का क्या इक्विलिब्रियम था, जिससे सारी नदियों की ट्रिब्यूटरी, रिवरलेट्स सभी 8 से 12 महीने अनवरत चला करती थी। बाकी मुझे नहीं बताना, मैं सिर्फ आपको एवर्ड टू द वाइस, आप लोग विजडम वाले हैं, वाटर टेबल की सिचुएशन अच्छी होती थी। लेकिन 1930 से अब 2030 जल्दी आने वाला है, इस शतक 100 वर्षों में हमने ग्राउंड वाटर के साथ क्या क्या किया है, ये मुझे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस पर भी विराम नहीं लगाए, अपने एटीट्यूड में बदलाव नहीं लाए, तो जैसा जायसवाल जी ने कहा था कि अगर पानी होगा ही नहीं तो ड्रिप इरिगेशन कैसे होगा। एक बात कही जाती है कि कैच द रेन। अरे भाई, वहां जहां रेन नहीं है वहां क्या कैच करोगे, वहां तो पानी ट्रांसपोर्ट करना होगा। इजराइल में सिर्फ 150 मिलीमीटर नॉर्थ इजराइल में बारिश होता है, नेगेव में पूरा डेजर्ट है। तो उन लोगों ने 1949 से लेकर जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ तो इजराइल के लोगों ने जो किया है वो पूरी दुनिया जानती है। इतना मैंने सिर्फ आपको उद्बोधन करने के लिए, मैं इन्वॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैंने ये बात कही। अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से मैं बात करना चाहूंगा आगे, और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी स्लाइड हमने टेक्निकलिटीज को रिमूव कर दिया। हमने सिर्फ कुछ एविडेंस और कुछ प्रेरणादायी बात, हम वो बात आप लोगों में ये स्थापित करना चाहते हैं कि जब इस वर्कशॉप के बाद जाएं तो आप बहुत मोटिवेटेड हो। मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे प्रेरणा कहां से मिल रही है, क्योंकि डॉक्टर हीरा लाल जी एक जल सत्याग्रही हैं। इस देश में जल सत्याग्रह में जितने लोग लगे हैं उनमें से एक हैं। मैं ये कहूंगा, बांदा में ये जल सत्याग्रह के प्रणेता ही नहीं थे, ये एक्चुअली तालाब जियाओ के दीवाने भी थे, जिसके लिए कई हमारे वक्ताओं ने ये बात कही कि डायनामिक डीएम की किताब, उस पर मैं रिपीट नहीं करना चाहता था, मैंने दूसरे शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए। अब मैं सभी आप लोगों का इंटेलिजेंस चाहूंगा। मैं हिंदी में बात करूंगा, हमारी स्लाइड अंग्रेजी में भी बात करेंगी, लेकिन चीजें स्पष्ट होंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैंने पिक्चर इजराइल की ली है। ये सिर्फ आपको ये बताना चाहेगा कि इससे कई हजार गुना हिंदुस्तान की जमीन अच्छी है, हमारे पास उससे कई गुना पानी ज्यादा है। इसको उन्होंने ग्रीनरी में तब्दील किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे देश की स्लाइड है, रिलायंस में भी आप देखते होंगे
और इनको एक स्लाइड अगली में दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद समझ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आप देख सकते हैं, इसको प्लीज देखें कि ये एक ड्रिप इरिगेशन का बहुत ही सरलतम विधि है। एक मेन से सब में एक ट्यूब है, ट्यूब में दो होल करके एक स्टैंड पे लगाया गया है। और ये आप क्रॉप, ये तमिलनाडु की स्लाइड है जहां पर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो, आप 1-1.5 महीने पहले एडवांस कर सकते हैं वेजिटेबल, इससे किसानों को पैसा आएगा। नेक्स्ट वन, इसका एक क्लोज अप व्यू है। यहाँ पे जो अभी बात कह रहे थे कि ड्रिप इरिगेशन में पानी कम क्यों लगता है, क्योंकि हम इस ड्रिप इरिगेशन पद्धति में प्लांट रूट को सींचते हैं और सिर्फ पोर्शन ऑफ लैंड को वेट करते हैं। वो आप यहाँ देखें। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्लीज। ये आप देखें कि अगर कंपनियों की डिजाइन लेटरल की और उस पे इमिटर की कॉन्फ़िगरेशन की उचित नहीं है तो रिस्पेक्टिव जो दूर रो होंगे उसमें यील्ड का इतना बदलाव आएगा। और इसलिए क्वालिटी ऑफ सिस्टम, जो हमारे सीईओ बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जायसवाल जी, इसको बखूबी समझते हैं कि इससे किसानों का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट वन प्लीज। ये आप देखें कि अगर यूनिफॉर्म है और अगर आप डेली नीड के मुताबिक पानी देते हैं तो आप देख सकते हैं कि रूट का, ओनियन के प्लांट रूट का वॉल्यूम कितना है, और वॉल्यूम और सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो आयन का ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन प्लीज। अब ये देखें आप, इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्रॉप के इरिगेशन में अगर आपके ड्रिप के ऑपरेशन का ड्यूरेशन अगर 40 मिनट्स है तो आपको फर्टिगेशन 20 मिनट्स के बाद इंजेक्ट करना चाहिए। अगर आप शुरू से करते हैं थ्रू आउट तो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। ये बारीक चीजें हम बताना चाहते हैं, ये सब डॉक्टर से निकल कर आएंगे, ये फाइनल है। अगर हम किसानों को बताना है कि भाई 20 मिनट इरिगेशन लगाना है तो 10 मिनट के बाद फर्टिगेशन इंजेक्ट करो। नेक्स्ट, ये मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा एक्सपीरियंस। हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी की रिफाइनमेंट और शोध और इन्वॉल्वमेंट से 8 या 10 साल के पीरियड में हमने 13-14 टन पर हेक्टेयर से 32 टन पर हेक्टेयर वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर में ओनियन का प्रोडक्शन बढ़ाया। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारा एवरेज नेशनल प्रोडक्शन ओनियन का 13 टन पर हेक्टेयर हुआ करता था, 14 टन पर हेक्टेयर हुआ करता था। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस स्लाइड से हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम अगर इन्वॉल्व होंगे तो हम किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम ओनियन को गल्फ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट वन, लेट्यूस क्रॉप भी जब से हमारी फूड हैबिट बदली, आप सभी लोग जानते हैं हमारे बच्चे आजकल क्या खा रहे हैं, पिज्जा वगैरह वगैरह, बर्गर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें लेट्यूस की पहली बार बात हुई तो एक हमारी पीएचडी स्टूडेंट हैं सांगली डिस्ट्रिक्ट की, डॉक्टर तेजस्वी पाटिल, और हमारे विद्यार्थी हैं दोनों जो अभी उनके हस्बैंड डीएम है पटना में, अभी 3rd टर्म डीएम का कर रहे हैं कपिल, उनकी वाइफ को गोल्ड मेडल दिया था। और इस पे काम उन्होंने फंडामेंटल कि लेट्यूस को किसान कैसे इरिगेशन शेड्यूल करें। लेट्यूस बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, अगर आप फ्रीक्वेंट इरिगेशन देंगे तो इसमें डिजीज और पैथोजेंस आते हैं, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट वन प्लीज। पर यूनिट टाइम, बहुत कम समय में उत्पादन करना, मतलब अब 3 से 4 क्रॉप पर ईयर लेने की बात हो रही है। नेक्स्ट, ये आप देखें कि ये लेट्यूस का जो डिस्प्ले है ये फील्ड का हमारे 3 साल का डेटा है और हमने ये पाया कि आप मिडिल वाला जो पाथ है ये क्रॉप ज्योमेट्री सबसे बेहतरीन होगी, आइसबर्ग वैरायटी है लेट्यूस की और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। इस वर्क पे, इस फंडामेंटल वर्क पे उस पीएचडी स्टूडेंट को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गोल्ड मेडल आईआरआई का पहनाया था, आपके सूचना के लिए। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट, या ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रोकोली। ब्रोकोली में इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन से क्या क्या किया जा सकता है। देखिए वैरायटी का आप इंपॉर्टेंस देखें कि अगर मेन ब्रीडर डॉक्टर पी कालिया हिमाचल के हैं, उनकी वैरायटी है जिन्होंने पहली बार ये देश में रेखांकित की कि इससे हिल बढ़ सकता है। और आप ये देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि बड़े इंपॉर्टेंट विजिटर्स फील्ड पे आ रहे हैं और ये ड्रिप लाइन आप देख सकते हैं, तो ड्रिप की पॉसिबिलिटी ये चीज है। नेक्स्ट वन प्लीज। यहाँ पे आप ये येलो पीछे या येलो जो हिस्टोग्राम है, इतना एडिशनल यील्ड मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर ब्रोकोली बहुत अच्छे मार्केट में जाती है तो इट सेल्स एट वेरी हाई प्राइस। सो यहाँ पे स्कोप है कि किसानों को आमदनी
काफ़ी बढ़ाई जा सकती है इस टेक्नोलॉजी की पावर, माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी की पावर। नेक्स्ट वन प्लीज। ये हमारे एक श्रीलंका का विद्यार्थी निजामुद्दीन, वो डेली 3 साल तक वो 14 आवर्स डेली काम करता था, 6 आवर्स फील्ड, 4 आवर्स लेबोरेटरी रिमेनिंग इन द लाइब्रेरी। उसने बहुत ही शानदार काम किया और उसके एक्सपेरिमेंटल स्टेशन पे हम अभी बताएंगे कि ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इनफैक्ट मुझे भी बहुत प्रिय है। इसके फील्ड पे हमारे डायरेक्टर ने डॉक्टर मंटोक सिंह औलीवालिया को विजिट कराया था। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, इस एक्सपेरिमेंट की इतनी चर्चा हुई थी कि डॉक्टर मंटोक सिंह औलीवालिया 2013 में इस फील्ड पर आए थे। नेक्स्ट वन प्लीज। मैं बताना चाहता हूँ, ये जब मैं इजराइल से आया तो हमने सोचा, लेकिन हमें 15 साल का पेशेंस चाहिए था। मेरी इच्छा बस ये थी कि हम अपनी इंस्टीट्यूट करने के लिए ग्रीन हाउस, द एक्सपेंडिचर वाज 10,000 रुपीज इन रुपीज टर्म। तो हमने सोचा था कि हम ऐसे नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस बनाएंगे जिसको भारतीय किसान अफोर्ड कर सकता है और उसकी कीमत 1 स्क्वायर मीटर पे क्रिएट करने के लिए 800 रुपए होगी। लेकिन आप ये समझे कि हम लोग कितना स्लो चलते हैं। Can I have any water to drink? Can some? Thank you. This field was blessed by late M.S. Swaminathan when he heard about the student Mansingh students' work on summer squares, and it was first time in IRI field. Next one, 2014 year. Next one, please. This you see, this is the view in the Corona time. One of my postdoc fellow from Tamil Nadu, Dr. Arna, she worked with this, and this is, here we introduce real-time moisture monitoring through electronic gadget, for a computer-aided operation of the valves and the drip system. This is modern year 2021 data. And next one, please. Here you see that when we are using surface irrigation to harvest 1 kg of cowpea lobia, a very fresh, very high quality, we invest 525 liter of water. When we use drip, we use 270 liter of water with the same 1 kg of cowpea. This is the success story of the technology. Here we have improved upon the process. Next one, please. I may be, sir, stop if I am exceeding time. If I am exceeding time. If it's okay? Thank you. This is with the okra, 285 liter versus 475 liter to harvest 1 kg of okra. Next one, please. Then the biggest story, the very interesting, is groundnut. Here you will learn a very important thing. Next one, please. Here we see that when the plant has 2 leaves, set of leaves, we get a very small amount of water. But in normal practice, we irrigate with the same quantum and this thing. So here, if the crop is stage wise also, the water requirement differs, so the irrigation requirement also, and you save a lot of time. What? Next one. Here, next one. Yeah, here you see. Yeah, these specs are very important. If the drip irrigation has a potential to create good humidity underneath of the canopy, when the high humidity is maintained, the diameter of the peck increases and more assimilation, and the nut formation is very sturdy and very high. Next one. And here you see that. And if the temperature goes in May and June beyond 42 degrees Celsius, these plants, even if they are saturated with water in the field at field capacity, but they do experience physiological stress, and they, as if they are wilting in the hot summer. So we need, with micro sprinkler, around 10 millimeter of water in a season is consumed to maintain the temperature and humidity, right humidity, so that the plants are not subjected to any stress, so there is no penalty on yield. And mind you that in the surface method of irrigation, the average yield 1.7 tons per hectare, the groundnut, but with the drip, with this little intervention, we get 4 tons per hectare. Next one, please. This you can see the irrigation scheduling. If you use
daily interval or 2 days interval, you get more conversion of the pegs into the pots. And here you see, if you increase this one irrigation interval, there is a crust formation, and the pegs experience the stress and all that. Next one, please. Here you see, this is again year 2021 summer, and here you see the real picture of the whole story. That's what I wanted to summarize. The earlier one started in 2007 and 8. Next one. Here, the first time in Moong bean also we tried drip irrigation. You may not have heard about the Moong bean, but you see that generally Moong bean in surface method or rain-fed irrigation, we get 400 to 500 kg per hectare, but here you get 1.1 tons per hectare with the drip irrigation technology. Next one. And then one of the experts who was around 89 years old, Dr. Tandon, he visited our field in May, and he said that, Mansingh, I have never imagined that one day drip will be used for the Moong bean, summer Moong bean production, and that was very interesting finding of our team. Next one, please. And previous one. I forgot to mention, down below, on July 2nd, the story was demonstrated in the summer, 54 acre in IRI, and Agriculture Minister and Minister of State both visited the field, and the DG and director were there, and they could talk about it. Probably in those periods, we were celebrating International Year of Pulses. Next one. Then lentil also we tried. Lentil. Next one. You can see the surface method of irrigation, the lentil you use that much. This is the way we irrigate, and here if you irrigate with the drip, you can see this much is moisture, optimum one. Next one, please. This is, you can see the paraphernalia, that's lentil is possibility. Next one. This is the kind of yield we get. Thank you very much. Thank you very much. Forgive me if I have exceeded my time. Thank you so much. जब हम ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं तो माइक्रो इरिगेशन का मतलब केवल पानी बचाना नहीं है। माइक्रो इरिगेशन का मतलब पानी बचाने से ज़्यादा उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता क्रॉप प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट रिडक्शन में है। और इनफैक्ट माइक्रो इरिगेशन की शुरुआत भी इसी तरह से हुई थी। इजराइल में सिंचा ब्लास्ट नाम के इंजीनियर थे, अपने खेतों में वो सिंचाई के लिए, वहाँ पर नहरें उस समय नहीं थी, तो पाइप से पानी ले जा रहे थे। तो उन्होंने देखा इनके पाइप में छेद था, और पाइप में जहाँ पर छेद था उसके आसपास के पौधे ज़्यादा बेटर ग्रो कर रहे थे। वहाँ से उनके दिमाग में आइडिया आया कि और होता क्या है, पानी की जरूरत पौधे को होती है, हम पानी मिट्टी को देते हैं। आपको प्यास लगती है तो आप एक गिलास पानी पिएंगे, पानी में डूब नहीं जाएंगे, लेकिन हम करते क्या है, अपने पौधों को डुबो देते हैं पानी में। तो इनफैक्ट पानी माइक्रो इरिगेशन केवल पानी बचाने की बात नहीं है, उससे हमारे बहुत सारे दूसरे गेम्स में हैं। हम लोग अभी जब टेक्निकल सेशंस में इसकी चर्चा करेंगे तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। अभी मैं इनवाइट करूंगा आकांक्षा यादव बीए से हैं कि आए और प्रोफेसर रुपिंदर ओबराय को थैंक यू करें बुके लेकर। आकांक्षा। प्रियंका को इनवाइट करने के आए और प्रोफेसर मानसिंह को रेवोल्यूशन इरिगेशन से विक्रमादित्य वर्मा जी ने हमारे साथ, प्लीज आए और
डॉक्टर हीरा लाल जी को ओके देकर धन्यवाद। अमित ढाका है हमारे साथ, उनको हम इन्वाइट करेंगे आए, और राजीव यादव जी एडिशनल कमिश्नर ग्रेटर शारदा अथॉरिटी को बुके देकर धन्यवाद। रजनीश चौधरी जी जेडीए शारदा अथॉरिटी को हम इन्वाइट करेंगे आए, और कौशल जायसवाल जी को बुके देकर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और अपने सभी अतिथियों और सभी प्रतिभागियों को इनवाइट करेंगे चाय के लिए। ब्रेक लेते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हमारे टेक्निकल सेशन शुरू होंगे। 15 मिनट का समय है, हम लोग फिर इसी हाल में वापस आ जाएंगे। थैंक यू। भैया काम करोगे मुझे मेरे पास एक्सटेंशन है, आप उधर कर लो, एक्सटेंशन में अपना कनेक्ट करूँगा, आप ये वाला मेरे एक्सटेंशन में अपना चार्ज और लैपटॉप में फ्री प्लग नहीं। अरे चल Thank you.